फिलिपाइन से भागकर रमजी एक बार फिर पाकिस्तान आ गया। पता नहीं ये सब दहशतगर्द पाकिस्तान क्यों आ जाते हैं। वो जाली पासपोर्ट पर पहले कराची और फिर इस्लामाबाद के सोकासा गेस्ट हाउस पहुंचा। रमजी को गिरफ्तार करने वाले डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी ऑफिसर जेफ राइनर बताते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि रमजी ईरान या अफगानिस्तान में से किसी एक जगह फरार होने का प्लान बना रहा है। उन्हें शक था कि कहीं वो सुबह सवेरे ही ना निकल जाए, इसीलिए उन्होंने नजर रखने के लिए अपना एक बंदा गेस्ट हाउस के सामने मौजूद एक नाई की दुकान पर बैठाया हुआ था। जब अमेरिकियों की टीम वहां पहुंची तो उसने उन्हें बताया कि रमजी अंदर ही मौजूद है, लेकिन फिर भी यकीन के लिए उसे गेस्ट हाउस के अंदर जाकर एक बार फिर चेक करने के लिए कहा गया और बताया गया कि अगर रमजी अंदर हो तो वो बाहर निकलकर सिर्फ एक मर्तबा अपनी कैप सर से उतारकर दोबारा पहन ले। वो शख्स 9 बजे के करीब गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल हुआ और फिर 15 मिनट तक अंदर रहने के बाद बाहर आया। अमेरिकी टीम की नजरें उसकी कैप पर जमी हुई थी। रमजी को फौरी तौर पर अमेरिकन फौज के तैयारे पर सवार करके न्यूयॉर्क की तरफ रवाना कर दिया गया। रमजी यूसुफ से तहकीकात में एक लम्हा भी जाया नहीं किया गया। प्रवास के दौरान FBI एजेंट्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले और इसके पसे-पुश्त अवामिल पर मालूमात मिल गई थी। उसने अपने सारे इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ जिहाद का नाम दिया। रमजी यूसुफ को 8 फरवरी 1995 को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। रमजी को एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए हिरासती मरकज लेकर जाने का फैसला हुआ। हेलीकॉप्टर जब ट्विन टावर के करीब से गुजरा तो FBI के ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स के डायरेक्टर ने रमजी यूसुफ से बात की। उस वक्त रमजी यूसुफ की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। एजेंट ने इसकी पट्टी हटाई और कहा, देखो रमजी, ट्विन टावर्स अब भी खड़े हैं। जिस पर रमजी यूसुफ ने डरे बगैर जवाब दिया, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो आज ये खड़े ना रहते। न्यूयॉर्क में रमजी को इंतहाई सिक्योर मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया। रमजी यूसुफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम धमाका, फिलिपाइन एयरलाइन फ्लाइट 434 में बम धमाके और बुर्जिन का प्लान का केस चला। समाअत के दौरान रमजी यूसुफ ने इसराइल के लिए अमेरिकी हिमायत और मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत को इस जिहाद की वजह बताया। गिरफ्तारी के तकरीबन 11 माह बाद इसे बगैर पेरोल पर 240 साल कैद की सजा सुनाई गई। केस में अपने इख्तितामी मुकालमे में सजा सुनाने वाले जज ने कहा, रमजी के इक़दामात मजहब की आड़ में दहशतगर्दी हैं और ये किसी भी मजहबी उसूल या जिहाद के तसव्वुर से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते। जज ने रमजी को मुखातिब करते हुए कहा, तुम खुद को मुजाहिद कहते हो, लेकिन खुद तुमने इस्लाम या मुसलमानों की परवाह नहीं की। तुम शर के पुजारी बन गए हो। सजा के बाद रमजी यूसुफ को कोलोराडो में वाक़ई एक इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली जेल मुंतकिल किया गया। सुपरमैक्स के नाम से मशहूर ये जेल खतरनाक दहशतगर्दों और मुजरिमों का ठिकाना है, जहां दिन के 23 घंटे कैदियों को तन्हा रखा जाता है। रमजी मोहम्मद यूसुफ से यहां किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं। 7 फरवरी को किया गया ये ऑपरेशन पाकिस्तान से अमेरिका को मतलूब अफराद की गिरफ्तारी और हवालगी का पहला वाक़या था। पहला वाक़या, आखिरी नहीं, क्योंकि इसके बाद आने वाले तकरीबन हर हुक्मरान के दौर में पाकिस्तान से अमेरिका को मतलूब मुल्ज़मान पकड़े और हवाले किए जाते रहे। बदले में उन्हें कभी बाउंटी मिलती तो कभी शाबाश। ये सिलसिला आज भी रुका नहीं। पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तानी बाशिंदे की गिरफ्तारी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के एक नए दौर की इब्तिदा थी। In the arrest of Ramzi, irrespective of any backlash, we believe we are on the high moral ground because we have acted according to Pakistan's own internal laws and according to international laws. And so long as the people's government is in power, Pakistan will continue to abide by international laws and its own laws. याद रखें, अफगान जिहाद का इख्तिताम, सोवियत यूनियन के ज़वाल और कम्युनिज्म का सूरज डूबने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के लिए डेड वेट बन चुका था। अमेरिका का पाकिस्तान से सारा काम निकल चुका था।
और अब वो एटमी प्रोग्राम की वजह से अमेरिकी पाबंदियों का शिकार था। प्रेस्लर तरमीम की वजह से वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात पर बर्फ पड़ चुकी थी। रमजी यूसुफ की गिरफ्तारी में मदद बेनजीर हुकूमत और इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बर्फ पिघलाने का एक मौका था। पाकिस्तान चाहता था कि वो इंसदाद दहशतगर्दी में शराकतदार बनकर प्रेस्लर तरमीम से जान छुड़ाए। ये प्रेस्लर तरमीम की पाबंदियां ही थीं जिनकी वजह से लॉकहीड मार्टिन कंपनी तकरीबन $600 मिलियन एडवांस वसूली के बावजूद पाकिस्तान को 28 F-16 डिलीवर नहीं कर पा रही थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रमजी यूसुफ की गिरफ्तारी से पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, लेकिन ये पाकिस्तानियों की खाम ख्याली थी। नाकामी सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं थी, सबसे बड़ी नाकामी अमेरिकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नेटवर्क की भी थी। आज भी सवाल उठाए जाते हैं कि इंतहाई खतरनाक और मरने मारने का दर्ज देने वाले नाबीना मिस्री खतीब उमर अब्दुल रहमान से मिलने वालों पर नजर क्यों न रखी गई। नजर रखी गई तो रमजी का ग्रुप किस तरह न्यूयॉर्क में मुनज़्ज़म हुआ, ये ग्रुप कैसे इतने खतरनाक केमिकल्स के उसूल में कामयाब हुआ और FBI को हवा भी न लगी। सलाम और मोहम्मद के इराकी इंटेलिजेंस से राब्तों का शुबा होने के बावजूद इसे क्यों नजरअंदाज किया गया। जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट से गिरफ्तार बम बनाने के माहिर अहमद अज्जाज से जेल में मुलाकात करने वालों को क्यों खुली छूट दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भोजन का प्लान मंजर आम पर आने के बावजूद अमेरिकी 9/11 को क्यों न रोक सके। रमजी यूसुफ और खालिद शेख मोहम्मद तो पकड़े गए, लेकिन क्या इन दोनों की दहशतगर्दी की वजह बनने वाले इसराइली मजालिम में कोई कमी आई। वो एक कहावत है ना, नफरत गुनाहगार से नहीं गुनाह से करनी चाहिए, और गुनाह तो बॉस आज भी हो रहा है। जहां तक बात है रमजी यूसुफ की, वो अकेला नहीं था। उसका ताल्लुक भी 80s और 90s में जवान होने वाले हजारों मुसलमान नौजवानों की लॉस्ट जनरेशन से था, जिन्हें अमेरिका बहादुर ने पहले इस्लामिक टच दिखाकर इस्तेमाल किया और फिर टिश्यू की तरह फेंक दिया। To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye.